अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे आज। पहले बात करेंगे जुडिशल कमीशन के इजलास के बारे में, जिसमें जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नामज़द किया गया और दो जजेस सीनियर मोस्ट जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस अली बाकर नजफी, उनको जो है वो सुपरसीड किया गया। अब जस्टिस आलिया नीलम का जो मामला है वो पार्लिमानी कमेटी में भेज दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी जो इसके चांसेस हैं कि बल्कि ज़्यादा, क्योंकि हुकूमत सपोर्ट अब कर रही है जस्टिस आलिया नीलम को, तो वो उनकी नॉमिनेशन को अप्रूवल दे देगी। लेकिन अब सवाल जो बहुत ज़्यादा बार में चल रहा है वो ये है कि जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस अली बाकर नजफी जिनको सुपरसीड किया, उनका क्या फेट होगा? वो काम करेंगे, रिज़ाइन कर देंगे, या क्या उनके साथ होगा? तो एक तो ये है कि रिज़ाइन का जो जहाँ तक मामला है वो उनका अपना फ़ैसला होगा। आइडियल तो ये होता है कि आर्मी में भी जब कोई जनरल जो है वो सुपरसीड हो जाए तो वो रिज़ाइन कर जाता है। लेकिन अदलिया में ग़ालिबन इस किस्म की कोई मिसाल रिसेंट पास में तो नहीं है कि वो रिज़ाइन करते हैं या नहीं, लेकिन ये रिज़ाइन जो है वो उनकी अपनी डिस्क्रिशन है, वो करेंगे या नहीं। जस्टिस जो अली बाकर नजफी हैं, ग़ालिबन अगले साल उन्हें रिटायर होना है। जस्टिस शुजात के तो अभी मज़ीद टाइम रहता है, 2 साल, कपल ऑफ ईयर्स उनके हैं, लेकिन उन पे है कि वो अब जो जुडिशल कमीशन में क्या लिखेगी, उनको क्यों सुपरसीड किएगी, उस हवाले से जुडिशल कमीशन पे भी बड़ा इम्तिहान है कि जुडिशल कमीशन उनके बारे में क्या लिखेगी। और ज़राए हमें बता रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ उस पर अभी मिनट्स जो है वो नहीं लिखे गए और 3 मेंबरान की जो है वो ड्यूटी दी गई है कि वो उन मिनट्स को मुरतब करें, लिखें। बताया जा रहा है कि अटार्नी जनरल जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर वो लिखेंगे उन मिनट्स को कि क्या वजूहात थी जिनकी वजह से हमने जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शुजात अली ख़ान को जो है वो इग्नोर किया, सुपरसीड किया। एक तो ये भी मामला है कि वो अगर कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं कि जी इनके इंटीग्रिटी के इश्यूज़ हैं, तो फिर यह है कि एविडेंस और उस बुनियाद पे जुडिशल कमीशन के मिनट्स की बुनियाद पे ज़ाहिर बात है जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी कोई रुजू कर सकता है। तो ये एक बड़ा टेस्ट है जुडिशल कमीशन को कि जुडिशल कमीशन जब लिखेगा कोई चीज़, अमूमी तसर की बात अगर होती है तो अमूमी तसर को कैसे जस्टिफाई किया जाता है, या जो कहा जाता है कि जी उन पर इंटीग्रिटी पे सवालात हैं तो वो उनको कैसे किया जाता है कि उन बुनियाद पे जो मिनट्स में चीज़ आएगी वो ज़ाहिर बात है उसकी बुनियाद पे जुडिशल कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से में कुछ लोग रुजू करेंगे कि जी इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, ये अगर चीफ जस्टिस नहीं बन सकते तो ये जज कैसे काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक इम्तिहान है जुडिशल कमीशन का कि वो अब मिनट्स में क्या लिखते हैं। कल तक मिनट्स में कुछ भी नहीं लिखा गया। मिनट्स जो हैं वो अब उस हवाले से उसको मुरतब होंगे और देखना है कि उस मिनट्स में क्या होता है। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब इस तरह का मामला आता है 2 जज के सुपरसीड करने का, तो उसमें एक बात ये होती है कि जी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी आएगी। कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उनको किसी वजह से इग्नोर किया जाता है तो फिर और मामला होगा। अब ये है कि जिन बुनियादों पर उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया तो क्या वो जज रह सकते हैं? तो ये एक मामला मेरा ख्याल है कि इसमें अब जुडिशल कमीशन पे बड़ा है कि वो किस तरफ इस मामले को लेके जाते हैं। अटार्नी जनरल जो हैं वो और लॉ मिनिस्टर, उन्होंने भी जुडिशल कमीशन के मेंबरान की सपोर्ट की। यूनानिमस फैसला आया, बार ने भी सपोर्ट की। पहले हुकूमत की पूरी एफर्ट थी कि जैसे शुजात अली ख़ान को चीफ जस्टिस बनाया जाए, और दूसरी जो है वो उनकी जो ऑप्शन था वो जस्टिस अली बाकर नजफी था, और तीसरा ऑप्शन जो है वो जस्टिस आलिया नीलम थी। लेकिन जब जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ तो बताया जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सबसे पहले बात की, क्योंकि जो हुकूमती और बार के मेंबरान थे उन्होंने कहा जी हम पहले जजेस की बात सुनेंगे, क्योंकि ये मामला ज़रा सेंसिटिव है तो हम जजेस की पहले राय सुनना चाहते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह बताया जाता है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के उन जजेस से भी बात की जिनसे शुजात अली ख़ान ने कहा जी इनसे या किसी और जज कि इनसे पूछ लें। तो उन जजेस ने, किसी सीनियर 10 जजेस ने भी इन 2 जजेस की जो चीफ जस्टिस के तौर पे जो कह सकते हैं कि उनको नहीं कहा कि जी हम उनकी राय उनके हक़ में दी हो, या जो अमूमी तसर की बात होती है। लेकिन अब बात यह है कि क्या कोई मटेरियल, कोई डॉक्यूमेंट्री मटेरियल भी होगा जैसे शुजात साहब के हवाले से, जैसे अली बाकर नजफी साहब के हवाले से, जस्टिस बाकर नजफी साहब के हवाले से अमूमी तसर तो
है, लेकिन अमूमी तसर को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जी वो अगर एक मखसूस तबके के करीब हैं, मुक़्तदर हलकों के करीब हैं, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। 2-3 चीज़ें उनकी हैं जिनकी जजमेंट की बुनियाद जिनकी बात होती है। एक उनका वो लेटर जो उन्होंने बेटे के जब वो बैरून मुल्क जा रहे थे और उनको प्रोटोकॉल के लिए ख़त लिखा गया कि जी उनको प्रोटोकॉल दिया जाए पाकिस्तान से अबू धाबी और अबू धाबी से अमेरिका, और वहाँ भी पूरा उनका ख्याल रखा जाए। तो ये एक लेटर है, लेकिन लेटर तो जस्टिस काजी फैसल ने भी यूके हाई कमिश्नर को लिखा है, उस पर भी कुछ अब जो है वो कंप्लेंट आ चुकी हैं। उस पर भी बहुत से लोग कहते हैं कि वो मुनासिब नहीं था, क्या वो इस हद तक था कि वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है, लेकिन ख़त जो है वो ये बात भी पहुँचेगी। लेकिन असल जो चीज़ है कि क्या ये 2 जो मेंबरान जजेस जो जिनको सुपरसीड किया गया, ये इस मामले को चैलेंज करेंगे और चैलेंज करेंगे। अमूमन जुडिशल कमीशन की जो ओपिनियन है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आएंगे, तो ये भी एक बड़ा है मामला। लेकिन ये एक क्योंकि अनयूजुअल चीज़ हुई है, जब से जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी बनी है तो पहली दफ़ा चीफ जस्टिस के लिए 2 जजेस को सुपरसीड किया गया है। अमूमन ये होता था कि कोई जज चाहे उसकी इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंसी के सवालात होते भी थे तो उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता था। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत और वो तबका जो चाह रहा था कि चीफ जस्टिस के लिए, अब उनका इंटरेस्ट नहीं रहा और अब वो यही तसव्वुर दे रहे हैं कि जस्टिस आलिया नीलम जो है वो ज़बरदस्त चीफ जस्टिस होंगी। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि जी जस्टिस आलिया नीलम जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट बड़ी ज़बरदस्त है और हल्दिया में जो है वो एक बड़ा अच्छा इजाफा है, अच्छे रिफॉर्म होंगे और एक्सपेक्टेशन भी उन्होंने रखी कि जी वो बड़े अच्छे काम करेंगी। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से सबको पता है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के सरकर्दा लोग जो है वो एक्टिव थे, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के हवाले से और शुजात साहब के हवाले से। जो प्रोफेशनल ग्रुप था, इंडिपेंडेंट ग्रुप, क्योंकि इस वक्त बसरा इक़्तिदार है पाकिस्तान बार कौंसिल में, वो तो बिहाइंड द सीन एक्टिव थे, लेकिन जो प्रोफेशनल ग्रुप थे, हामिद खान ग्रुप जिनको कहते हैं, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी सीनियरिटी प्रिंसिपल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन मज़े की बात है जब जुडिशल कमीशन की अब ये फैसला यूनानिमस हो गया तो प्रोफेशनल ग्रुप के लोग भी इस फैसले को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो ये अब देखना होगा कि जब मिनट्स आएंगे उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है और मिनट्स का किस तरह जो है ये तीनों मेंबरान जो है वो क्या लिखते हैं। दूसरा मामला है वो अगले हफ्ते जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत है, उसमें सबसे पहले जो है वो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला तकरीबन 23 अक्टूबर से एक फैसला जो है वो एक मामला जो है आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 23 अक्टूबर को फैसला आया कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल गैर आइनी है। 45 साल से जो ट्रायल होते रहे वो भी गैर आइनी थे और जो ये कस्टडी में 103 लोग हैं ये भी गैर आइनी। 23 अक्टूबर से ये मामला चला। फिर जैसे सरदार तारिक मसूद ने पहली हेयरिंग में जब जो है वो अलाउ कर दिए ट्रायल और कहा गया कि फ़ाइनल फैसला ना करें, फिर उन पर ऑब्जेक्शन आया। जब 1.5 महीने बाद केस की समाअत हुई तो उन्होंने कहा जी मुझ पर आपने ऑब्जेक्शन किया था, ठीक है जी मैं रिक्यूज़ करता हूँ। और उसके बाद जो उनका इंटरम आर्डर था वो इंटैक्ट रहा। जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच की सरबराही उन्होंने की 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद, तो फिर उन्होंने कहा जी कि क्या ज़रा हुकूमत बताए कि इन ये जो मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं पीटीआई एक्टिविस्ट, इनमें से जो आप समझते हैं कि जिनकी सज़ाएँ जो है वो कम हैं, यानी जो रिलीज़ हो सकते हैं, ज़रा उनकी डिटेल दें। तो वो बताया गया जी 15 से 20 लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये नहीं मालूम किस जूरिस्प्रूडेंस के तहत जो है अलाउ कर दिया मिलिट्री कोर्ट को कि जी वो फैसले दे दे जिन लोगों की सज़ाएँ कम हैं वो दे दे। और 15-20 लोग आपने देखा होगा कि वो उनकी रिलीज़ उनकी सज़ाएँ हुई मिलिट्री कोर्ट से और वो उसके बाद वो रिलीज़ हो गया क्योंकि उनकी सज़ाएँ कम थी और उसके बाद ईद से पहले वो रिलीज़ हो गया। अब जो है वो तकरीबन 85 लोग हैं जो है वो कस्टडी में और अब देखना है कि बड़े अरसे बाद जो है ये बेंच बना है। अमीनुद्दीन खान साहब ने फिर कहा जी कि क्योंकि जो FBLE केस है वो उसका बार बार, जैसे याया अफरीदी साहब ने भी जिक्र किया, रिस्पोंडेंट साइड जो पहले पिटिशनर साइड थी उनका भी था कि उसके लिए कम अज़ कम जो है वो 7 रुकनी बेंच होना चाहिए। जो FBLE केस वो है जिसमें फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल को इंडोर्स किया गया था, तो उसके लिए ये था कि जी 7 रुकनी बेंच होना चाहिए, तो वो 6 रुकनी बेंच था अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में। तो ये मामला फिर भेज गया। अब 2 महीने बाद जो है वो ये 7 रुकनी बेंच बना है। इतलात ये है कि जस्टिस
मुनीब अख्तर ने जो है वो 9 रुकनी बेंच की जो है वो सजेशन दी थी, लेकिन 2-1 से फैसला ये हुआ कि नहीं जी 7 रुकनी बेंच होगा। और इसमें आपने देखा होगा कि जस्टिस अतर मिनल्लाह इस बेंच का हिस्सा नहीं है, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल को इस बेंच का हिस्सा बनाया गया है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या जो है वो मामला के 2 पॉइंट हैं। एक तो वो जो कानून है जिसके तहत आर्मी एक्ट में एक प्रोविज़न है जिसमें फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल होते हैं, क्या वो कलअदम होगा, सस्टेन रहेगा फैसला पहले 5 जजेस का, या उसमें कोई जो वो तब्दीली आएगी। दूसरा मामला है इन लोगों का, PTI एक्टिविस्ट का, जो इस वक्त कस्टडी में है। तो 2 मामलात हैं, अब देखना है कि किस तरफ ये मामला जाता है। दोनों इम्पॉर्टेंट यानी जो पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ये केस जो है वो जल्दी इसका डिसाइड हो। फिर रिज़र्व सीट का मामला है। रिज़र्व सीट का मामला आपको जैसे कि बार बार बताया गया है कि ये तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले केस कंक्लूड हो जाता। पहले यही बताया गया कि 2 दिन केस कोई सुप्रीम कोर्ट में फिक्स नहीं होगा, फुल कोर्ट इस केस की समाअत करेगा और फैसला यानी प्रोसीडिंग कंक्लूड करेगा, लेकिन प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं हुई और कोशिश की कि इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। अब इस पर मुख्तलिफ आरा हैं, क्या वजह है, किसकी क्यों जो है ये इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, अब इस पे भी अब देखना है। लेकिन गालिब इम्कान है कि मंगल वाले दिन इसका फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने कहा था जी मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट चाहिए। तो 15-20 मिनट की यानी उनका है। फिर सलमान अकरम राजा साहब हैं, तो ये है कि कम से कम जो है कि मंगल को केस कंक्लूड हो जाएगा। अब देखते हैं कि फिर उसके बाद रिज़र्व होता है या फैसला जो वो जारी होगा शॉर्ट ऑर्डर। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं। इसके अलावा लोधरा 154 का एक इलेक्शन डिस्प्यूट, उसके अलावा और भी कनेक्टेड केस लगे हुए हैं। सोमवार वाले दिन जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में बेंच उस केस को सुन रहा है। उसमें मामला है कि क्या इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाए तो रिकाउंटिंग का इख्तियार है या नहीं है इस पे, क्योंकि इसकी इम्प्लिकेशन इस केस की बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों का तसव्वुर ये है कि जो रिज़र्व सीट का मामला, जो माल गनीमत से जो 23 सीटें हैं वो तो वापस हो जाएंगी, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार रिकाउंटिंग का दे दिया जाता है तो फिर यह है कि कई MNAs जो हैं PTI के वो फारिग हो सकते हैं और नून लीग के रिटर्न कैंडिडेट बन सकते हैं। तो ये एक तसव्वुर, एक एप्रीहेंशन है। देखते हैं कि जस्टिस काजी फैसल, और ये आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट हैं इस वक्त, रिज़र्व सीट का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की रिकाउंटिंग का इख्तियार का मामला हो, चाहे बल्ले वाला जनवरी 13 का फैसला हो, या इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला, सारे मामला जस्टिस काजी फैसल ने अपने पास लगाए हैं। तो अब सारी जस्टिस काजी फैसल देखते हैं कि वो क्या उनकी जो अप्रोच है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, उनके कंडक्ट जो भी हो बस रिस्पेक्ट करें उनके कंडक्ट। चाहे वो इलेक्शन कमीशन जो है उसने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में 4 सर्विंग हाई कोर्ट के जजेस पे एतराज़ किया और उसकी कोई वजूहात नहीं है। जस्टिस काजी फैसल ने नहीं पूछा कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आप 4 जजेस पे एतराज़ कर रहे हैं। तो लेकिन उनकी तरफ से एक ही बात आ रही है कि जी इलेक्शन कमीशन का एहतराम करें, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है, उसका एहतराम किया जाए। तो देखते हैं कि इस तरफ मामला जाते हैं, लेकिन परसेप्शन जो है वो जजेस के हवाले से, जस्टिस काजी फैसल के हवाले से वो बड़ी एक तकवीत उसकी हो रही है, जो PTI के हवाले से उनका और PTI का जो एक टेंशन चल रही है, और PTI भी बार बार उन पर एतराज़ कर रही है, मिसट्रस्ट है। लीगल टीम के ड्यूल रोल हैं, एक तरफ PTI जो न्याजुल्लाह न्याजी हैं वो एतराज़ कर रहे हैं PTI जस्टिस काजी फैसल के, जी वो हमारे केसेस ना सुने, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब नहीं कर रहे। लेकिन एक बात बड़ी है जो मैंने देखी है कि ऑफ द रिकॉर्ड PTI के चाहे वो लोग जो जस्टिस काजी फैसल के साथ खड़े थे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, चाहे वो हामिद खान हो, सलमान राजा हो या कोई और हो, वो भी जस्टिस काजी फैसल से मुतमईन नहीं है। लेकिन जस्टिस काजी फैसल, मेरा ख्याल है कि एक टाइम आएगा कि ये लोग भी फिर बोलना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से दोनों जो हैं, इलेक्शन कमीशन हो नहीं, जस्टिस काजी फैसल हो और PTI हो, तो उनको जो है ये तसव्वुर ख़त्म करना होगा कि उनके दरमियान एक आपस में लड़ाई है, और इस तसव्वुर को ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ यही होगा जो हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की, नून लीग को साकिब निसार ने की, PTI को काजी फैसल ने की। देखते हैं जस्टिस काजी फैसल अगले हफ्ते जो केसेस लगे हैं उनमें किस तरह जो वो कंडक्ट करते हैं हेयरिंग। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।